सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में जानेंगे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 321 ईसा पूर्व में। जो चंद्रगुप्त थे, उन्होंने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी हराया था तथा दक्षिण भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पर उन्होंने अधिकार किया था। अब चंद्रगुप्त ने स्वर्णबेलगोला मैसूर में अंतिम समय बिताया था और चंद्रगुप्त को जो सेंड्रोगस है उन्होंने हराया था। अब मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का एक राजदूत था। वह 5 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा था और उन्होंने भारत के संबंध में जो इंडिका है वह लिखी थी। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन्होंने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, साथ ही एक अखंड भारत का निर्माण भी किया था। जो चाणक्य हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक शास्त्र है। उसी समय की यह रचना है। अब जो कौटिल्य हैं, वो चाणक्य का ही दूसरा नाम था। वो हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धि में भी, कर्मठता में भी। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक भी है, मुद्रा राक्षस, जिस समय चाणक्य की एक तस्वीर उभरती है, साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिरोधी, जो कभी अपमान को नहीं भूलता था और अपने अक्ष को, जो लक्ष्य है उसका ओझल होने पर उसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता था। और साथ ही वह साम्राज्य की बागडोर को हाथ में संभाले रहता था। सम्राट को वो था नहीं, बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता था। ये सब जो चाणक्य है उसकी विशेषताएं हैं। और अपने जीवन में वह सदा तपस्वी और ऊंचे पद पर की में उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। अब जो चाणक्य था वो हर प्रकार से योग्य था। अब चाणक्य ने अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विषयों पर लिखा था और उसने अर्थशास्त्र, उसके शासन के सिद्धांत, व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार करना था। और उसने चंद्रगुप्त की विशाल जो सेना है उसका विस्तार का उसने अपने ग्रंथ में वर्णन भी किया है। अब जो चाणक्य है उसका कहना था कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी उन्होंने सब कुछ बताया। और पुस्तक में चर्चित कुछ अन्य विषय हैं: व्यापार, वाणिज्य, कानून और न्याय, नगर व्यवस्था, राजनीतिक, इतिहास, विवाह, तलाक। इसके अलावा जो चाणक्य है उन्होंने अपनी पुस्तक में विधवा विवाह को मान्यता दी थी और उन्होंने विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी मान्यता दी थी। इसके अलावा जो चाणक्य के प्रमुख वचन में उन्होंने कहा था कि अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी चाहिए कि वह प्रजा की सेवा करेगा, उसका सुख प्रजा की सेवा में होगा, उसकी खुशहाली में होगा, वह उसी को अच्छा समझेगा जो प्रजा को अच्छा समझेगा, और साथ ही खुद को अच्छा जो उसको अच्छा लगेगा जनता को, वही वह कार्य करेगा। यह सब बातें उसने प्रजा के बारे में बताई थी। और उसके साथ ही उसने कहा था कि राजा अगर अनीति करता है, गलत करता है, तो प्रजा को अधिकार है कि वह उसको हटाकर उसकी जगह पर किसी और को बैठा दे। अब इसके बाद जो अशोक है उसके बारे में जानेंगे। जो अशोक महान है वह चंद्रगुप्त मौर्य का ही उत्तराधिकारी था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का पुत्र था, जिसके बारे में यहाँ पे हमें नेहरू जी ने बताया कुछ सामान्य बातें। अब जो अशोक महान है वह साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ, मौर्य साम्राज्य का। अब उसने पहले पश्चिमोत्तर प्रदेश का वो शासक रह चुका था। उसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। अब उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का एक बहुत बड़ा भाग आ गया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी आधारशिला रख ली थी, अपना कार्य कर लिया था। अब जो अशोक के बारे में महत्वपूर्ण बात है कि उसने कलिंग के लोगों की बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक ने कलिंग को जीता था। जो उसने कलिंग का युद्ध किया था वो उसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है। और इस युद्ध में उसने भयंकर कत्लेआम किया था, जो कलिंग का युद्ध है, और यहीं से उसका हृदय परिवर्तन भी हुआ था। और उसने बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से मन में दूसरों में विजय हासिल करके साहसी काम करने के बारे में उसने फैसला किया। जब उसको कलिंग युद्ध से बहुत ज़्यादा वह निराश हो गया था सारे उसके भयंकर नरसंहार को देखकर। अब जो अशोक है उसने विचारों, कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है कि उसने जारी किए गए जो फरमान थे वो पत्थरों पर और धातुओं पर खुदवाए, और फरमान पूरे भारत में फैले, जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। अब जो अशोक था वो एक अद्भुत शासक था, जिसने आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में उसको याद किया जाता है।
अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में उसने नेकी और सद्भाव के काम में लगाया और प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के लिए वह समर्पित था। और उसने ऐलान कर दिया था कि वह हमेशा के लिए तैयार है, हर स्थान पर, हर समय, सरकारी और कर्मचारी जनता के कार्यों के लिए। ये सब अशोक महान है उसके बारे में बातें बताई नेहरू जी ने। और साथ ही उन्होंने बताया कि अशोक एक बहुत बड़ा निर्माता था। उसने अपनी कुछ इमारतें बनाने में मदद करने के लिए विदेशी कारीगरों को भी उसने बुलाया था। जो इमारतें उसने बनाई, यहाँ पे आप अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप देख रहे हैं, जो अशोक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर है। लेकिन इस शुरू की मूर्तिकला और दूसरे अवशेषों को भी उन्होंने भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं भी दिखाई है। अब जो 41 साल तक अनुव्रत शासन करने के बाद ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों की दसियों हजार नामों में उनसे इतिहास के पृष्ठ भरे हैं। उसमें बड़े बड़े राजे, महाराजे, शहंशाह और नामगिरी शासक शामिल हैं। अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है, क्योंकि अब इस वाक्य से आप जान सकते हैं कि अशोक भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका था और उसको अशोक महान का खिताब मिल चुका था। अब वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे कार्य किए थे। उसका प्रमुख कार्य था बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना, जिसका प्रचार प्रसार उसने महत्वपूर्ण जो अभिलेख लिखे थे, मुद्राओं पर टंकन करके लिखा था, उसके द्वारा किया था। तो यहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता का ये अंतिम अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।